हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिबेरियन क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रो देख लेते हैं इस चैप्टर का। हम इंट्रो कर लेते हैं, कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे, क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसके। सबसे पहले हम इंट्रो करते हैं इस चैप्टर का, देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले तो इक्वेशंस क्या होते हैं। अगर हम बात करेंगे इक्वेशन, तो ये क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which involves which involves which involves literal meaning literal meaning literal meaning is called an equation अब इस literal meaning का मतलब क्या होता है? literal meaning का मतलब क्या होता है? literal meaning का मतलब होता है बच्चा, ये जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो जो अननोन होते हैं, अब अननोन क्यों होते हैं? आप सबको पता है कि वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है। वेरिएबल्स मीन्स होता है एक ऐसी वैल्यू जिसका कुछ अता पता नहीं होता है कि कब कहाँ पे क्या आ जाए। ये जो अननोन होते हैं, अननोन वेरिएबल्स जो होते हैं बेटा, वो अननोन ही होते हैं क्योंकि इनका पता ही नहीं होता कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, इसीलिए अननोन होते हैं और उन्हीं को हम लोग लिटरल बोलते हैं। यानी इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जहाँ पे इक्वालिटी की बात करी गई होगी। इक्वालिटी मीन्स जहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, जहाँ पे लिटरल मीनिंग इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक, लिटरल मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल या फिर अननोन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। एन इक्वेशन in which maximum, or you can say highest power of variable is 1। एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, या फिर हमारे पास लिखा हुआ है 7x इक्वल्स टू 21, या फिर हमारे पास लिखा हुआ है x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब ये मत देखिए कि इसमें कितने वेरिएबल्स, आप बस सिंपल से ये देखिए कि इक्वेशन लिखा हुआ है जिसके वेरिएबल्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 7x एक वेरिएबल है और यहाँ पे x अपॉन में 3 एक वेरिएबल। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके जो हाईएस्ट पावर है वो हमेशा 1। आप देख रहे हैं, तो ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन है। आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट देखते हैं। अब आपने 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। यानी अब है ये भी लीनियर इक्वेशन, क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो x है और इसका जो हाईएस्ट पावर है कितना है? 1। एन इक्वेशन containing only one variable with highest power 1। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो एक वेरिएबल कंटेन करता है और उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो 1 होता है, उसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं लिखूं 17x इक्वल्स टू 51। ठीक है, एक वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल।
ठीक है। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ दैट इज 5y इक्वल्स टू 30, y एक वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितना होगा, क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 23 प्लस एक्स इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो क्या है, एक्स एक वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो मेन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि लीनियर इक्वेशन तो होगा ही होगा, यानी कि अभी हम लोग पढ़ के आए कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके मैक्सिमम पावर, जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर या फिर हाईएस्ट पावर वन होता है, या फिर जिसकी डिग्री वन होती है, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और उसमें होना चाहिए दो वेरिएबल्स, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वेयर वेयर ए बी सी जो होते हैं बेटा वो रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स, एंड जहां पे ए एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, और जिसका जनरल फॉर्म यानी कि दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स लिखी गई होगी तो वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखी गई होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो हमेशा ग्राफ बनेगा इसका, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ द ग्राफ ऑफ अ linear equation ax plus by plus c equal to 0 is a straight straight line। ठीक है, जो ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशंस का वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हम सॉल्यूशन से पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफिकल मेथड भी होगा सॉल्यूशन का, उसको भी देखेंगे। ठीक है, सपोज दैट हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था, इसका जनरल फॉर्म क्या बताया था, एक्स प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18, है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और मैक्सिमम पावर क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेन चीज है इस चैप्टर, अब वो मेन चीज क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो आपके चैप्टर का नाम भी है, पेयर ऑफ पेयर ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि हम जहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन होंगे वो पेयर में आएंगे। कैसे आएंगे पेयर में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये फॉर्म हमेशा देखने को मिलेगा इस पूरे लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर a1 एंड a2 इज कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, जहाँ पे a1 a2 क्या है, एक्स कोफिशिएंट है, एंड b1 एंड b2 क्या है, इज कोफिशिएंट ऑफ y, जहाँ पे b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है इस चैप्टर में, अब आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, बेसिकली आपको पढ़ना है सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशंस, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द variables that satisfy that satisfy the equation is called solution of the equation, is called solution of the equation। ठीक है जी, कैसे देखते हैं, अगर हम यानी कि हम x और y यानी कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज ले लें जो हमें LHS = RHS प्रूफ करने में हेल्प कर दे, तो हम बोलेंगे वो जो वैल्यूज आ रही हैं वेरिएबल्स की, वो क्या होंगी, इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास, सपोज दैट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास, और वो एग्जांपल है x + y = 10। हमारे पास एक एग्जांपल है, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे अगर मैं x रख दूं वैल्यू इसकी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तभी 10 आ जाएगा, यानी LHS = RHS हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 20 रख दूं, y की वैल्यू क्या रख सकते हैं -10। अगर मैं x की वैल्यू -3 रख दूं, तो y की वैल्यू क्या रख सकते हैं +13। अगर हम x की वैल्यू 50 रख दें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -40। अगर हम x की वैल्यू -2 रख दें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। यानी कि आप इससे क्या पता लगा पा रहे हैं, इन सबसे वैल्यू 10 आएगी, इन सबसे वैल्यू 10 आएगी, है ना। यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि जब मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का सिंगल लिख रहा हूँ, यानी पेयर में नहीं सिंगल लिख रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है बच्चा, बहुत सारे सॉल्यूशंस में, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस में। ठीक है, जब भी मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक सिंगल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो उसमें देख रहे हो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहा है, मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता चला। ठीक है, कैसे क्या होता है देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि हम x और y यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी कुछ ऐसी वैल्यूज पुट कर दें जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और जब हम बात करेंगे एक लीनियर इक्वेशन की बेटा, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जरा ये बताइए अब हमें कि जब हम पेयर में लिखते हैं, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसी बात होती है, या फिर इसमें एक ही वैल्यू जो है x और y का वो सेटिस्फाई कर देता है। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग जब बात करते हैं, हम लोग पीछे बात करी थी a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि हम केवल एक ही इक्वेशन, केवल एक ही x और y की वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई कर जाएगी, या फिर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, या फिर कोई ऐसी भी वैल्यू हो सकती है जो वैल्यू हो भी ना और इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं इसके बारे में। उसके पहले हम क्या देखेंगे, उसके पहले हम देखेंगे थोड़ा कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं, अ सिस्टम consisting of a system consisting of two equations is said to be consistent, is said to be consistent if it has if it has if it has at least one solution, है ना। एक
इक्वेशंस का एक ऐसा सिस्टम जिसका एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो ही हो, एक सॉल्यूशन तो हो ही हो, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? अगर कोई हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है ना, इक्वेशंस का, जिसका इफ इट हैज इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं बेटा कि उसमें तीन तीन टाइप के सॉल्यूशंस हम देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, फिर हमें मिलता है इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन। अच्छा अभी देख लेंगे, एक नो सॉल्यूशन या फिर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये कब होता है जरा देखते हैं। जैसे सपोज करो, अब हम ये कैसे देख के कैसे बताएंगे? अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम उनको देख के कैसे बताएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? ठीक है, कैसे देखो, अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे? देखो, अब आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो x का कोफिशिएंट a1 है और जो x का कोफिशिएंट a2 है, a1 अपॉन a2 का जो रेशियो आएगा, वो जो y का कोफिशिएंट है b1 एंड b2, उनके रेशियो के अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन है ना। इट मींस दैट कि अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर दो लाइंस कहीं भी आके इंटरसेक्ट करती हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कट करती हैं, तो उससे जो सोल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और ये बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग, यानी अगर दो लाइंस कहीं आपस में कहीं भी, ये यहाँ भी कट कर सकती हैं, यहाँ भी कट कर सकती हैं, कहीं भी कट कर सकती हैं। अगर दो लाइन आपस में कहीं कट करती हैं, तो अगर आपस में एक जगह कहीं पे कट करती हैं, तो उनसे जो सॉल्यूशन मिलता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन जैसे हमारे इसमें क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड क्या होता है, वो a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, और वो ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है, अगर दो लाइंस हमारे पास कहीं भी कट ना करें, ठीक है, कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, तो जब लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात करें, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलते हैं। अगर, अब जरा ध्यान से देखो, अगर दो लाइंस आपस में, ठीक है, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएं, अगर एक लाइन तो गई ही उसी पे क्या हो, दूसरी लाइन भी उसी पे होके निकल जाए, यानी कि ये लाइन भी इस पे ही होके निकल जाए। ठीक है, ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे पे होके निकल जाए, तो ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे? ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अभी हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़ के आए, ठीक है, और इसको हम लोग कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस इसको बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम पढ़ के आए थे। क्या था कंसिस्टेंट सिस्टम? कंसिस्टेंट सिस्टम ये था कि जिसमें कम से कम एक क्या मिले, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, जिसमें एक सॉल्यूशन तो मिले ही मिले, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिले ही मिले। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? सिस्टम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम।
यानी कि बेटा हम देखें दो बार अगर हम देखें, अगर हम यूनिक सोल्यूशन की बात करें और इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करें, तो दोनों में हमें सोल्यूशन मिल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, कैसे देख ही रहे हो आप लोग, है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये जो लाइन है एक दूसरे को कट कर रही है हर एक पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे एक नया सोल्यूशन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है। तो यानी कि जब हम यूनिक सोल्यूशन की बात करेंगे और जब इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करेंगे, तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, उसी बात में हम लोग एक दो चीजें और भी जान लेते हैं कि बेटा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। तो ये जो होता है हमारे पास जो यूनिक सोल्यूशन होते हैं वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट भी कहीं देखने को मिलेगा तो देख लेना, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं, और जो हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है उसको हम लोग डिपेंडेंट सोल्यूशन, ये डिपेंडेंट सोल्यूशन होता है, डिपेंडेंट सोल्यूशन। ठीक है, ये जो चीज है वो बोर्ड की लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एमसीक्यूज में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन।